सुप्रभात बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि लेखिका मधु कांकरिया उनकी सहेली मणि, जितेन नार्गे व अन्य सैलानी जो कि कटाओं की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें वहाँ पर बर्फ़ दिखाई दी तथा वहीं पर वे अपनी जीप से नीचे उतर गए। वहाँ घुटनों तक नरम नरम बर्फ़ थी। उन्होंने उसी बर्फ़ पर कूदना आरंभ कर दिया तथा उसकी तस्वीरें लेनी आरंभ कर दी थी। आज हम पेज नंबर 27 से पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। वृंदावन प्रसन्न होना, तो लेखिका का मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। तो लेखिका की क्या ख्वाहिश हुई कि वो भी बर्फ़ पर लेटे तथा इस जन्नत क्या होता है, स्वर्ग, इस स्वर्ग को वह जी भरकर मन भरकर देख ले। पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। तो बच्चों, जब जहाँ बहुत अधिक बर्फ़ होती है और अगर हमें वहाँ पर चलना होता है तो उस बर्फ़ पर चलने के लिए विशेष प्रकार के जूते होते हैं। वे जूते लंबे लंबे होते हैं, लेकिन लेखिका के पास ऐसे लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर लूं, पर कटाऊं, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। तो लेखिका ने क्या कहा कि वह जूतों को किराए पर लेना चाहती थी, पर वह इस समय कटाओं में थी और कटाओं जो है वो यूमथांग की तरह और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। टूरिस्ट स्पॉट क्या होता है, पर्यटन स्थल। वह पर्यटन स्थल नहीं था, अर्थात वहाँ पर जूते मिलने की कोई भी संभावना नहीं थी। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। तो कटाओं में कोई भी दुकान नहीं थी, इसलिए लेखिका जूते लेने में असमर्थ थी। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय, दनादन क्या होता है, लगातार फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। परिदृश्य क्या होता है, उस सीन को। तो लेखिका क्या कह रही है कि मैं दनादन फोटो नहीं खिंचवा रही थी, मैं तो उस सारे दृश्य को अपने भीतर समेट रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में फिर इसे देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में वह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। जो वे बर्फ़ की चोटियां थी वो लेखिका को उसकी स्पिरिचुअल पास्ट से, आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। तो क्या ऐसी सुंदरता के अंतर्गत, ऐसी सुंदरता में ही जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने क्या किया होगा, वेदों की रचना की होगी। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तो बच्चों, वहाँ पर इतनी अधिक सुंदरता थी, तो क्या कहा गया है कि अगर इतनी अधिक सुंदरता को कोई अपराधी देख ले तो वह क्या बन जाए, वह करुणा का अवतार, दया का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। अमंगल, बुरा करने की, और दूसरों का बुरा करने की जो प्रवृत्ति है उसे भूल जाता है। अर्थात जो कोई अपराधी होगा, अगर वह इस सौंदर्य को देख लेगा तो वह अपराध करने के बारे में नहीं सोचेगा। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। जो उनकी सहेली मणि थी वह कुछ और ही सोच रही थी। वह एकाएक
एकाएक क्या होता है, अचानक। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है। हिमशिखर क्या होता है, बर्फ़ की चोटियाँ। क्या कहा कि जो ये बर्फ़ की चोटियाँ हैं वो जल के स्तंभ हैं, पानी के स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस प्रकार नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। क्या कहा कि देखो जो प्रकृति है वह भी बड़े अनोखे ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। देखो कैसे उन्होंने इंतज़ाम किया कि सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती हैं। जो ये हिमशिखर होते हैं, जो ये बर्फ़ की चोटियाँ होती हैं, ये क्या करते हैं, सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती हैं, जल को इकट्ठा कर लेती हैं। अर्थात जो पर्वत की चोटियाँ हैं, सर्दियों पर यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुँचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो जल इकट्ठा करने की, संचयता इकट्ठा करना, कि जल इकट्ठा करने की कितनी अनोखी व्यवस्था है कि सर्दियों में इन बर्फ़ की चोटियों पर बर्फ़ जम जाती है और जब गर्मियाँ आती हैं तो जो ये बर्फ़ है यह पिघल जाती है और जल की धारा के रूप में आती है और लोगों के गले तक पहुंचकर उनकी प्यास बुझाती है। मणि ने अभिभूत हो माथा निभाया। अब मणि ने क्या किया, माथे को झुकाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का। जो ये नदियां हैं इनका हम पर बहुत अधिक ऋण है। हिम शिखरों का संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन महिलाओं का, उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। तो जब बादलों की, उड़ते बादलों की तरह कहाँ ध्यान चला गया लेखिका का, उन पत्थर तोड़ती महिलाओं की ओर। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। अब जो लेखिका थी वह थोड़ी और आगे बढ़ गई। देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। तभी लेखिका ने वहाँ पर एक दो फौजी छावनियाँ देखी। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। तो एकदम क्या ध्यान आया, ये कौन सा क्षेत्र है, ये सीमा का क्षेत्र है, ये बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। तो लेखिका ने एक फौजी से क्या पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो बच्चों वो बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे। कहाँ का बॉर्डर था वो, चीन का बॉर्डर। और उस फौजी ने क्या जवाब दिया कि आप चैन की नींद सो सकें, आप आराम की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, क्या होता है फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। वी गिव आवर टुडे, हम अपना आज देते हैं, फॉर योर टुमारो, तुम्हारे आने वाले कल के लिए।